कैसी तैयारी चल रही है? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ बैठ जाओ। कल किसी ने एक प्रश्न किया था हमारे सामने, कल मैं बाहर निकल रहा था, कोई प्रश्न कर रहा था कि ब्राह्मण व्यवस्था जो है या ब्राह्मणों का इतना क्यों इस समय क्रिटिसाइज किया जाता है, या ब्राह्मणों के ऊपर क्यों उतनी बात की जाती है। थोड़ा ध्यान से सुन लो, इतिहास इस बात की जानकारी देता है आपको कि क्यों किसी के बारे में इतनी बात होती है। अगर आप ये समझेंगे कि अगर इस देश में जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कौन हुए, ब्राह्मण, अगर वो समाज में एक अच्छी व्यवस्था की नींव डालते तो समाज में इतना विभाजन नहीं होता। जो समाज में सबसे ऊपर होगा और वो समाज में अगर विभाजन करने का प्रयास करेगा या समाज को बेहतर नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर उतनी ही आवाज उठेगी। इसीलिए बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणों के ऊपर ही आवाज उठाया। अगर महावीर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण पे ही। क्यों? क्योंकि जब व्यवस्था कर्मकांड से जुड़ जाती है, आवाज बिल्कुल मत करिए, जब व्यवस्था कर्मकांड से जुड़ जाती है तो उस व्यवस्था को आगे लेकर चलना आसान नहीं होता। इसीलिए जब विरोध हुआ है तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध हुआ है, ना कि ब्राह्मणों का। इस बात को ध्यान रखना, यहां पे ब्राह्मणों का विरोध नहीं है व्यक्तिगत, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध है। जिस व्यवस्था ने लोगों के जीवन में असमानता को पैदा किया उसका विरोध है, जो आपने वैदिक काल से ही देखा। और आगे चल के आप देखते हैं कि भारत में मध्यकाल में भी वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी रही, है ना। और इसी के वजह से भारत में बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म भी छोड़ा। यहां पे धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुआ और आज भी धर्मांतरण के पीछे एक भावना यह भी काम करती है जो वर्ण व्यवस्था है। तो कल जिसका प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि उसको यह बात समझ में आ गई होगी। कल की जितनी बातें थी, हमने कल आपको यह समझाया था कि अधिकतर जो प्रश्न आपके होने हैं, 4 से 5 प्रश्न होने हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, और जो अभी हम लोग अपना तरीका विकसित कर रहे हैं उस तरीके से एक अच्छा अप्रोच आपके सामने आ जाएगा और आपके अध्ययन में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। हमने कल आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए कुछ सोर्सेज भी थे, उसके बारे में आपको लिखना था। तो एक पॉइंट बना दीजिए, मौर्य साम्राज्य के सोर्स। प्रश्न है कि अनेक विद्वानों ने अशोक महान की तुलना जो डेविड और सोलोमन जैसे शासकों से किया है। जो यूरोप में भी शासक बहुत सारे हुए उनसे तुलना की गई है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया है, महानता की परिभाषा यूरोप तय नहीं करेगा। महानता की परिभाषा यूरोप तय नहीं करेगा। भारत में ऑलरेडी इतनी महानता है। एक्चुअली हमारे साथ समस्या क्या है कि जब भी हमारा इतिहास लेखन जब हुआ तो वह अंग्रेजों के द्वारा हुआ, और जब अंग्रेजों के द्वारा इतिहास लेखन होगा तो वो अपने समाज के जो महान लोग होंगे, अगर यहां कोई चीज अच्छी दिखेगी तो उसकी तुलना उससे कर देंगे। तो यहां पर महानता का पैमाना आप ये मत मानिए कि जो वहां के शासक हैं, जो डेविड और सोलोमन, इन शासकों से की गई है क्योंकि उसके यहां भी कुछ ऐसे ही गुण दिखे। वो भी अपनी जनता के कल्याण के बारे में सोचता है ना। जो वहां के शासक यूरोप के हैं वो भी अपनी जनता को अपने जो बच्चों के समान मानते हैं। कुछ वैसे ही गुण अशोक में भी दिख रहे हैं, लेकिन अशोक में उससे पहले दिख रहा है। तो यह बोलना चाहिए कि अशोक के जो समान वहां के शासक हैं। भाई मानना तो यही चाहिए। अगर आप ऐसे देखें कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि विलियम शेक्सपियर को यह माना जाता है कि भारत के कालिदास जो हैं वो जो विलियम शेक्सपियर हैं। मतलब अगर यहां पे ये कहें कि जो भारत के
कालिदास हैं, उनकी तुलना की जाती है विलियम शेक्सपियर के साथ, और यह कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर हैं वो, ये बात ठीक नहीं है। कालिदास उनसे पहले के हैं और उनकी रचनाएं उनसे अद्भुत हैं, तो आप ये तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो मौर्य साम्राज्य के जो सोर्स की बात किया था, और थोड़ा सा मैं चाहता हूं इसमें आप कुछ लिख लें, अगर यहां से कोई प्रश्न आ जाए तो आपके सामने हो जाए वो। तो पुरातात्विक स्रोत, है ना, जो पुरातात्विक स्रोत है वो क्या है, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत भी आपको दिखाई देगा। एक एक लाइन इस पे लिख दीजिए आप। मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए, मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए, मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास, मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं। मौर्य वंश को जानने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, अगला पॉइंट, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण एवं विदेशी यात्रियों का विवरण एवं साहित्यिक स्रोत आते हैं, साहित्यिक स्रोत आते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण एवं साहित्यिक स्रोत आते हैं, साहित्यिक स्रोत आते हैं। अगला पॉइंट, पुरातात्विक स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों में रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुरातात्विक स्रोतों में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख, सोहगौरा, इसमें अकाल की सूचना मिलती है, सोहगौरा या सोहगौरा जो भी है, सोहगौरा अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख, इसमें अकाल की सूचना मिलती है, मगध में अकाल पड़ा था। सोहगौरा अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख, कॉमा, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ जाइए आप लोग। सोहगौरा अभिलेख, अशोक के अभिलेख, काले पालिश के मृदभांड, काले पालिश के मृदभांड, काले पालिश के मृदभांड आदि, काले पालिश के मृदभांड आदि, काले पालिश के मृदभांड आदि। थोड़ा फैक्चुअल हो गया ना, कुछ फैक्ट आ गया आपके पास। मैंने कल कहा था कि कुछ फैक्ट अब मैं लिखवा दूंगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बनाइए विदेशी यात्री, अगला पॉइंट बनाइए विदेशी यात्री। इस समय हमें मेगास्थनीज की इंडिका प्राप्त होती है। इस समय हमें
इस समय हमें मेगास्थनीज की इंडिका प्राप्त होती है। इस समय हमें मेगास्थनीज की इंडिका प्राप्त होती है। इसके अलावा जस्टिन तथा ये भी जो यूनान का विद्वान है, जस्टिन तथा, इसके अलावा जस्टिन तथा आस्टिन के स्रोत महत्वपूर्ण हैं। जस्टिन तथा आस्टिन के स्रोत महत्वपूर्ण हैं। जस्टिन तथा आस्टिन के स्रोत, जस्टिन तथा आस्टिन के स्रोत महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट आ जाइए साहित्यिक पे, साहित्यिक स्रोत। इस काल के बारे में जानकारी, अगला पॉइंट, इस काल के बारे में जानकारी पुराण, इस काल के बारे में जानकारी पुराण, अर्थशास्त्र, इस काल के बारे में जानकारी पुराण, अर्थशास्त्र। कुछ लोग कह रहे हैं सर अब बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अच्छा चल रहा है, मैंने तो पहले ही कहा अच्छा चले, बहुत अच्छा। इस काल के बारे में जानकारी पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगणी, 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 मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए मुद्रा राक्षस के बाद जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, इसी में ही जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, कथा सरित सागर एक और रचना है, कथा सरित सागर किसकी रचना है? क्षमेंद्र की। किसकी रचना है? किसकी रचना है? क्षमेंद्र की। कथा सरित सागर, यह पुस्तक है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, क्षमेंद्र की। क्षमेंद्र एक लेखक है, क्षमेंद्र। आ जाइए, अब ये हमने यहां पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लिया। हो गया? हो गया ना? अब एक प्रश्न आता है कि अशोक के द्वारा अपने धर्म प्रचारक कहां कहां भेजे गए। आ जाइए धर्म प्रचारक पे। अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। एक प्रश्न आपके सामने आता है कि धर्म प्रचारक, आप हमारे साथ ही नोट कर लेंगे, है ना? आप हमारे साथ ही नोट कर लेंगे। महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा, ऐसे ही नोट करते चलो साथ में। महेंद्र और संघमित्रा कहां गए? बहुत बढ़िया, श्रीलंका गए। इसके बाद आप देखते हैं जो महाधर्म रक्षित, इसको भेजा गया था महाराष्ट्र में, अशोक ने भेजा था महाधर्म रक्षित को, महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, इसको भेजा गया था महाराष्ट्र में कि जाओ बौद्ध धर्म के जो विचार हैं उसको फैलाओ। महाधर्म रक्षित, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा तो ये सब होगा वहां पे, है ना? महाधर्म रक्षित। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है सोना और उत्तरा, ये भी इसी के परिवार की ही बच्चियां हैं, सोना और उत्तरा, सोना और उत्तरा, इनको भेजा था उसने म्यांमार। कहां भेजा था? म्यांमार में भेजा था, जिसको उस समय कहते थे जो सुवर्ण द्वीप। क्या कहते थे? सुवर्ण द्वीप।
तो सुवर्ण द्वीप को अभी क्या कहते हैं? म्यांमार। इनको भेजा था कहां? सुवर्ण द्वीप। कहां भेजा था? सुवर्ण द्वीप। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसने नहीं किया फाउंडेशन तो कोई बात नहीं, करा तो रहा हूं ये सारी बातें। अब क्या समस्या है? हो गया? हो गया? फटाफट नोट करिए। हो गया? अब इसके बाद आपको यह देखना है कि अशोक जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, यह हो गया ना? ठीक है। अशोक जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो आप देखेंगे कि वो जो भगवान बुद्ध से जुड़े स्थल हैं उन स्थलों की यात्रा करता है। चाहे वो बोध गया की यात्रा करना हो, चाहे आप देखेंगे कि वो कुशीनगर की यात्रा करता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है, अलग अलग स्थानों की यात्रा करता है। एक पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट बनाइए। अशोक ने, अगला पॉइंट बनाइए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, अंडरलाइन कर देना। और अपने शासन के 20वें वर्ष में, अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। लुम्बिनी, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था। अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है और इस स्थान को कर मुक्त कर देता है। इस स्थान को कर मुक्त कर देता है। बस एक जो नामात्र का कर लेता है, 1/8 एक नामात्र का कर लेता है। अधिकतर कर यहां से जो माफ कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। वो उनके जन्म स्थान पे जाता है। इसलिए आप देखिए, अगर कोई महापुरुष है तो आप उसके जन्म स्थान पे जाते हो, वो तीर्थ हो जाता है। तो बुद्ध जहां पे जन्मे और जहां उपदेश किए वो सब तीर्थ है। आज बोध गया देखिए तीर्थ है कि नहीं है? अधिकतर देश के लोग, चाहे वो जापान के हो, वियतनाम के हो, कंबोडिया के हो, वो सब आते हैं। आपके लिए उतना महत्व नहीं है। आप कहते हैं ठीक है बोध गया होगा यहीं पे, आपके लिए उतना महत्व नहीं है। लेकिन जो पूरी दुनिया में लोग बैठे हैं उनके लिए बुद्ध एक जो व्यक्ति विशेष नहीं थे, बुद्ध एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं। और बुद्ध ने अपने जीवन में, अगर आप देखेंगे, जब निर्वाण पद प्राप्त किया तो निर्वाण पद प्राप्त करने के बाद धरती को स्पर्श करके बताया कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो धरती जानती है। भूमि स्पर्श मुद्रा, आप समझिएगा कि जो गुप्त काल है वहां पर जो बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं वो धरती को स्पर्श करती हुई हैं। यह इस बात का संकेत है कि जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो वहां कोई और नहीं था। बुद्ध ने यह कहा कि जो मुझे मिला इसका प्रमाण ये धरती है और ये आकाश है। बुद्ध हवाई बातें नहीं करते। बुद्ध के दर्शन में वो बात है जो आज तक, अभी तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो बुद्ध की बराबरी कर पाए। बहुत हुए कैलेंडर यहां पर, लेकिन कोई बुद्ध की बराबरी पर आया नहीं। यहां समझना पड़ेगा कि बुद्ध की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी से अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित है और वो लुम्बिनी ग्राम जाता है इसीलिए। और लुम्बिनी ग्राम जाने के बाद वो वहां पर उसको टैक्स फ्री करता है अपनी श्रद्धा को जो प्रदर्शित करने के लिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगला पॉइंट बनाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बनाइए कि श्रीलंका के राजा ने, अगला पॉइंट, श्रीलंका के राजा ने सिंगली समुदाय छोड़कर
अगला पॉइंट बनाइए कि श्रीलंका के राजा ने सिंगली समुदाय को छोड़कर, हाँ, जो वहां का अपना जो था, उनका जो धार्मिक संप्रदाय था, यहां पे श्रीलंका के राजा ने अपने सिंघली समुदाय को छोड़कर या संप्रदाय को छोड़कर, श्रीलंका के राजा ने सिंहली संप्रदाय को छोड़कर, यह लिखा हुआ है, सिंहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। 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 यहां पे जो राजा का नाम था, अगर जो मुझे याद आता है कि मेघवर्मन टाइप का कुछ नाम था, ठीक है, अगर मैं आपको कल बता दूंगा कि क्या राजा का नाम था, मेघवर्मन ही था, है ना, उसमें देख लेंगे कि क्या राजा का नाम। अगला पॉइंट बनाओ, अशोक के समय में, अगला पॉइंट, अशोक के समय में, अशोक के समय में कई प्रकार की मुद्राएं चलती थी। अशोक के समय में कई प्रकार की मुद्राएं चलती थी, जैसे सोने, चांदी, तांबा आदि। जैसे सोने, चांदी, तांबा आदि। चांदी की मुद्रा के लिए एक शब्द आता है कशार्पण, है ना, और जो तांबे की मुद्रा उसके लिए आता है काकड़ी। काकड़ी, तो वहीं लिख दीजिएगा, काकड़ी और कशार्पण। काकड़ी और कशार्पण। तो कशार्पण क्या है? चांदी का सिक्का। और जो सोने का सिक्का है उसको कहते थे वो स्वर्ण का सिक्का, या जो सोने का सिक्का, उसमें कुछ अलग नाम नहीं है, स्वर्ण का सिक्का। अगला पॉइंट बनाओ, अशोक ने, अगला पॉइंट, अशोक ने काकड़ी, काकड़ी किसका सिक्का है? हाँ, जो कशार्पण किसका सिक्का है? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए, अशोक ने, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाएं दान की। 4 गुफाएं या 4 पहाड़ियां, 4 गुफाएं दान किया। कौन कौन सी? सुदामा, सुदामा, कर्ण, है ना। आप देखेंगे कि जो सुदामा, कर्ण, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी। अच्छा, इससे एक बात समझ में आती है, अब यहीं रुकेंगे 1 मिनट। एक बात यहां पे आपको समझ में आती है, इसके बाद इसके जो पौत्र है, जो दशरथ, उसने भी आजीवकों के लिए नागार्जुनी जो गुफा बनवाई थी आजीवकों के लिए, है ना। अब यहां एक बात समझिएगा कि अशोक जब बौद्ध धर्म को मान रहा है तो क्या दूसरे धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? यह उसका प्रमाण है कि अच्छा व्यवहार कर रहा है। वो अपने अभिलेखों में भी कहता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार ना हो। आगे आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग, इसके बाद आएगा मौर्यों के बाद, उसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवाना शुरू किया। वो फिर से जो ब्राह्मण धर्म को वो पुनर्जीवित करना चाहता था। आपको समझना पड़ेगा कि अशोक जो है वो भले ही बौद्ध है, लेकिन अशोक ने अन्य धर्मों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाता, उसके पहले ब्राह्मण धर्म को ही अपनाते। एक प्रश्न ये भी बनता, अशोक का
जो इसके पहले का धर्म था, जो बौद्ध धर्म से पहले का, वो ब्राह्मण धर्म था और इसी धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म के शरण में आया था। तो यहां समझना पड़ेगा कि अशोक की फिलॉसफी क्या है, अशोक का दर्शन क्या है। अशोक हर धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है, यह उसने स्पष्ट किया। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने अपने संदेशों को, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत कराया, जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत कराया। अब आप इस बात को समझिएगा, इसी जगह लिख दीजिएगा, इराक के शासक से प्रेरित था। इराक का शासक था जिसका एक नाम मिलता है दारा और इसका एक नाम मिलता है डेरियस, है ना। इराक के शासक से प्रेरित था, है ना। इराक के शासक से जो प्रेरित था, वहीं लिख देना ब्रैकेट बना के, इराक के शासक से प्रेरित था जिसका नाम था दारा या डेरियस। इराक के शासक से प्रेरित था, इसका मतलब इराक में अभिलेख लिखने की प्रक्रिया अशोक से पहले चलती रही होगी। एक बार बोलो, है ना। इराक में अभिलेखों को लिखने की प्रक्रिया अशोक से पहले चलती रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, थोड़ा फैक्चुअल लिखिए। अब इसमें बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको समझाते जाएंगे, उसी में लिखते जाइए। अब इसी के लिए आप बेचैन थे और यही हम कराना नहीं चाहते थे, लेकिन ठीक है, इसकी जरूरत है, एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगी। जहां मुझे लगेगा वहां मैं आ जाऊंगा अपने लाइन पे, आप चिंता मत करो। अगला पॉइंट बनाओ, अशोक के शिलालेखों को, अगला पॉइंट, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले फैंथलर ने खोजा था। सबसे पहले फैंथलर ने खोजा था। कब खोजा था? 1750 में। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले फैंथलर ने खोजा था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले फैंथलर, एक बार बोलो, किसने खोजा था? फैंथलर ने खोजा था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले फैंथलर ने खोजा था। अगला पॉइंट, इन शिलालेखों को पढ़ने का सबसे सफल प्रयास, इन शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला प्रयास 1837 में जेम्स प्रिंसप ने किया। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने किया। इन शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास 1837 में जेम्स प्रिंसप ने किया। जेम्स बहुत बढ़िया, जेम्स प्रिंसप ने किया। कब किया? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, अशोक अपने
अशोक अपने अधिकतर शिलालेखों में अशोक अपने अधिकतर शिलालेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखता है। अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखता है या लिखवाता है। देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी लिखवाता है। अशोक अपने अधिकतर शिलालेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखवाता है। इसका मतलब क्या है? देवताओं को अत्यधिक प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय बनना चाहता है अशोक। वो देवताओं का जो प्रिय बनना चाहता है। अगर आप इस बात को समझें कि अशोक के मन में देवताओं का प्रिय जो बनने का एक उसके मन में इच्छा है कि मैं देवताओं का भी प्रिय बनूं। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट बनाएंगे कि राजस्थान के, अगला पॉइंट बनाइए, राजस्थान के भाभरू अभिलेख में, राजस्थान के भाभरू अभिलेख में, भाभरू, राजस्थान के भाभरू अभिलेख में, भाभरू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। राजस्थान के भाभरू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। क्या क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसमें देखते हैं और क्या है। हो गया ये। अगर आप अशोक के शिलालेखों को देखेंगे तो 3 हिस्से हैं उसके शिलालेखों के। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई सबको? एक बार बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर हम देखें तो अशोक के शिलालेखों को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो शिलालेख हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो पहला शिलालेख उसको कहते हैं जो शिलालेख, क्या कहते हैं? तो इसका मतलब क्या हो? पत्थर की चट्टान हो सकती है ना, जो पत्थर की चट्टान या इस पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसको क्या कहेंगे? जो शिलालेख। स्तंभ लेख का मतलब क्या होता है? कोई स्तंभ होगा, है ना। एक इसका मिलता है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। इसके अलावा एक मिलता है जो गुहा लेख। क्या मिलता है? गुहा लेख। अब यहां समझिएगा कि ये जो प्रक्रिया इसने शुरू किया है, इसमें ये आपको अलग अलग रूप मिलेंगे। बहुत सारी चीजें यहां पे दिखाई देंगी। ये स्तंभ लेख, जो शिलालेख और जो गुहा लेख है, ये अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि देवताओं का प्रिय जो राजा अशोक है वो अपने शासन को कैसे संचालित करता है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 14 शिलालेखों पर। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आपके आ रहा हूं लेकर। 14 शिलालेख, 14 शिलालेख हैं इसमें। 14 शिलालेख में अगर आप देखेंगे तो जो इसका जो स्टार्टिंग का शिलालेख है, जो पहला शिलालेख है, उसमें इस बात को वो स्पष्ट करता है अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है। पहले शिलालेख में वो कहता है, जो पहला शिलालेख है, अहिंसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने दिमाग में बिठाओ, पहले शिलालेख में अहिंसा, पहले शिलालेख में अहिंसा की बात करता है। यह कहता है कि हर व्यक्ति मेरे बच्चे हैं, मतलब जो सभी मनुष्य मेरी संतान है। यह भी कहता है यहीं पे, सभी मनुष्य मेरी संतान है। अब आप ये सोचिए कि इसकी जो विचारधारा, ऐसे ही नहीं इसको लोक कल्याणकारी राजा मानते। अगर अपने संतान के लिए जैसे कोई व्यक्ति चिंतित है, वैसे अशोक अपने जो पहले शिलालेख में ये कह रहा है कि भाई अहिंसा की बात होनी चाहिए, और इसके बाद कि ये जितने भी लोग हैं वे मेरे बच्चे हैं। ठीक है। इसके बाद अगला शिलालेख देखिए,
जो दूसरा शिलालेख है इसमें वो पशुओं के लिए, जो पशुओं की चिकित्सा की बात करता है। किसकी बात करता है? कि पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था राज्य को जो करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्यों की बात करता है जो सीमांत राज्य हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ सीमांत राज्यों की चर्चा करता है। जैसे इसमें आप देखेंगे बहुत सारे राज्य हैं, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, सती पुत्र, है ना, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, फिर उसके बाद सती पुत्र, है ना। यहां आप देखेंगे सती पुत्र के अलावा यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये अधिकतर जो हैं वो दक्षिण भारत के हैं, चोल वंश की जानकारी नहीं है। तो किसकी जानकारी नहीं है? चोल की जानकारी यहां पर नहीं है। तो ऐसे ही आप यहां पर नोट कर लेंगे। इसको अलग से लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे ही नोट करते चलो साथ में। इसको नोट कर लो, अलग से लिखवाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं। आपको गरम पंथ वाले लोग जल्दी बुलाएंगे नहीं, आपको गरम पंथी आंदोलन के लोग जल्दी बुलाएंगे। अच्छा है, कोई नहीं, अभी समझ लो फिर लिख लेना, कोई बात। इसके अलावा और कौन सा अभिलेख है? अगर आप देखते हैं तो अशोक का जो तीसरा अभिलेख है, जो शिलालेख है, उसमें अशोक इस बात को कहता है कि मैंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति किया है, जिसमें राजुक, जो युक्तक और जो प्रदेशक। इसमें ये जो तीन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। किसकी? एक तो राजुक, फिर युक्तक, उसके बाद जो प्रदेशक। ये तीन अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है यहां पर। अगर आप देखेंगे तो ये जो तीन अधिकारी हैं, ये अशोक के जो उसका अपना है धम्म, उसका प्रचार करेंगे राज्य में घूम के। ये धम्म का प्रचार करेंगे। क्या करेंगे? धम्म का प्रचार करेंगे। ये इनको यही काम दिया गया है कि तुमको जो मेरा जो धम्म है, जो हमको आडंबरों से बचाएगा, उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे लेकर चलिए। ठीक है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हर 5 वर्ष के बाद तुमको अपने राज्य में यह देखना है कि हमारे राज्य की स्थिति क्या है, हमारे राज्य में जो धर्म का रूप कैसा चल रहा है, इसको भी देखने की बात यहां पर स्पष्ट की गई है। अगला जो अभिलेख है, चौथा, उस जगह अशोक ये कहता है कि अब मैंने जो भेरी घोष को त्याग दिया है, अब मैं धम्म घोष की शरण में चला गया। क्या है यहां पर? कि मैंने भेरी घोष को त्याग दिया, अब मैं धम्म की शरण में हूं। किसकी शरण में हूं? किसकी शरण में? धम्म की शरण में। आ जाइए, जो इसका 5वां शिलालेख है, इसमें वो धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है कि मैं धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति कर रहा हूं, और ये अधिकारी लोगों के धार्मिक जीवन को चेक करेगा कि लोग समाज में नैतिकता के साथ रहते हैं कि नहीं रहते, वर्ण व्यवस्था का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। धम्म महामात्र की नियुक्ति हो रही है 5वें शिलालेख में। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति कब है? आ जाइए 6वें पे। अशोक ने यह कहा कि मेरे, अगला अभिलेख कौन सा है? 6वां। कहां गए? 6 नंबर पे आ गए। इस अभिलेख में, इस शिलालेख में अशोक ये कहता है कि अगर मैं आराम कर रहा हूं, अपने अंतःपुर में हूं, चाहे मैं जो कर रहा हूं, राज्य के अधिकारी मुझसे कभी भी आके मिल सकते हैं, मैं राज्य के काम के लिए कभी मना नहीं करूंगा। यह है लोक कल्याण, यह है लोक कल्याण। यहां अधिकारी बन जाता है, नहीं अभी नहीं मिलेंगे, अरे जनता आएगी, बहुत जनता आती जाती है। आप आईएएस अधिकारियों को देखते होंगे, स्टेट में पीसीएस अधिकारियों को देखते होंगे, तो यार ठीक अपना एसी कमरा में बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। और उन्हीं के पैसे से आप शासन कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से पूरी व्यवस्था चल रही है, लेकिन हमको कभी महसूस नहीं होता। हम ये बोलते तो हैं कि हम जनता के लिए शासन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए शासन करते होते हैं। हमारा शासन खुद के लिए होता है। और जब तक आप जो दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे तो अधिकारी बनने का मतलब नहीं है। अगर आप देखें, अधिकारियों के रूप में लड़कियां बहुत सफल हुई हैं। क्यों? क्योंकि अधिकारी बनने के बाद इनके अंदर संवेदना ज्यादा है। आप कहेंगे ऐसा नहीं है सर, यह विज्ञान कहता है कि हमारे जो हमारा दिमाग है ना, इसके 2 रूप हैं।
जो लड़कों के दिमाग में अगर आप देखेंगे तो उनका जो बायां हिस्सा है वो बहुत तेज चलता है। जो बायां हिस्सा जो होता है तेज, इसके वजह से उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है और वो हर संबंध में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं, गणित लगाते हैं। और जो लड़कियों का दिमाग होता है उनका दाहिना हिस्सा बहुत ज्यादा चलता है, तो वो बहुत ज्यादा एक तो अटैच नहीं हुई और जब हो जाएंगी तो हर चीज उस पर छोड़ देंगी। ये समस्या है, इसीलिए अपने दिमाग को समझना पड़ेगा। ये विज्ञान का नियम है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। लड़कियों के दिमाग में हमेशा जो संवेदना बहुत ज्यादा होती है और वो हमेशा ये प्रयास करती हैं कि अच्छे संबंधों को रखा जाए, और जो लड़के होते हैं वो हमेशा अपना दिमाग लगाते रहेंगे, हमेशा दिमाग लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये वाले में फायदा है, इसमें नुकसान है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर हमको, आप लोग अभी ये देखते होंगे कि अभी ये कहा जा रहा है कि अपने प्रशासन को संवेदनशील बनाइए, और संवेदनशील बनाने के लिए उस वर्ग को आगे रखिए जिसके अंदर संवेदना ज्यादा है। इसीलिए इतना आरक्षण है, इसीलिए इतनी व्यवस्था की जा रही है, और जो अभी तक हजारों वर्षों तक जो इतना हमारे साथ भेदभाव हुआ है उससे बचने का भी प्रयास हो रहा है। क्या ठीक है? नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला जो 7वां शिलालेख, जो अगर आप देखेंगे जो इसका 7वां शिलालेख है, जो इसका 7वां शिलालेख है, इसमें आप देखें तो ये हर धर्म के समन्वय की बात करता है। ये सभी धर्मों के समन्वय की बात करता है, सभी धर्मों के समन्वय की बात करता है। ये आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को ही बहुत ज्यादा प्रशंसा बता रहे हैं। अशोक अपने जो 7वें शिलालेख में इस बात को कहता है कि हर धर्म के बीच में समन्वय होना चाहिए। यह इसका सबसे बड़ा शिलालेख है, इस बात को समझिए, यह इसका सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा यह शिलालेख है ना, सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो बहुत ज्यादा लंबा है, और इसी में उसकी तीर्थ यात्राओं की भी चर्चा की गई है कि जो उसने अपने राज्य के समय में जो तीर्थ यात्राएं किया था उसकी भी चर्चा करता है ये। तो तीर्थ यात्रा का भी चर्चा है, जो 10वें वर्ष में किया उसने और जो 20वें वर्ष में किया, है ना, इसकी भी चर्चा यहां पर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखते हैं अगला अभिलेख क्या है, 8वां अभिलेख देखिए। 8वें अभिलेख में अशोक अपनी जो धम्म यात्रा की चर्चा करता है कि मैंने बहुत सारे स्थानों की धम्म यात्रा किया है और मैं धम्म यात्रा को बहुत ज्यादा जो मानता हूं, और हमारे राज्य में धम्म यात्राएं लगातार होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके 9वें शिलालेख में और क्या बात रहती है, यह कहता है कि हमें ऐसे त्योहारों से बचना चाहिए, जो 9वां शिलालेख की बात कर रहा हूं, है ना। 8वें शिलालेख में आपको बताया तो अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा किया है। 8वें में जो धम्म यात्रा की चर्चा किया है, किसकी किया है, धम्म यात्रा की चर्चा करता है, ठीक है। और जो इसका 9वां शिलालेख है उसको अगर आप देखेंगे तो यहां वो कहता है कि आडंबरपूर्ण जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको रोकना चाहिए। आडंबरपूर्ण त्योहारों को रोकने की बात कर रहा है। इसका मतलब भारत में आडंबरपूर्ण त्योहार भी उस समय मनाए जाते रहे होंगे जहां लोग अनावश्यक का पैसा खर्च करते रहे होंगे, ऐसे त्योहार भी मनाए जाते रहे होंगे। ऐसे आडंबरपूर्ण त्योहारों को रोकने की बात करता है और यह कहता है कि हमें ऐसे त्योहार मनाने चाहिए जहां पर अच्छी शिष्टाचार की व्यवस्था हो और लोग एक दूसरे से मिले। एक शिष्टाचार की बात करता है यहां, वो शिष्टाचार की बात करता है, एक मित्रवत व्यवहार की बात करता है कि हर समाज के लोगों को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यहां शिष्टाचार, मित्रवत व्यवहार, ये पूरी बात यहां पर सामने रखता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोग आ गए, कहां पे आ गए, जो 10 नंबर पे आ गए ना, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जब वो 10वें नंबर पर आता है तो ये कहता है कि हमारे जितने अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं हमेशा आम जनता के हितों के बारे में सोचे।
जो 10वां जो शिलालेख है वो ये कहता है, अधिकारी प्लस कर्मचारी और मैं स्वयं, हम आम जनता के बारे में सोचेंगे। आज लोग नहीं सोच पा रहे हैं। आम जनता के बारे में सोचने की बात कर रहा है। 10वां शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। राजा के साथ साथ राज्य के उच्च अधिकारी जो हैं वो आम जनता के बारे में, अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। आज जो सिटीजन, अगर आप जाएंगे तो अधिकारियों के ऑफिस में एक ये लिखा रहता है कि आपका ये जो कर्तव्य है, अधिकारियों के ऑफिस में लगा होता है कि ये काम करना है, ऐसे करना है, इतने बजे ऑफिस आना है। एक काम नहीं करते, अपने हिसाब से उसको बदल देते। अब यहां पर अशोक ने कहा कि अधिकारी प्लस जो कर्मचारी आम जनता के हितों के बारे में सोचेंगे और इसकी मैं चेक करूंगा इसको। अब आप बताइए, अच्छा शासन होगा कि नहीं होगा? अच्छा शासन इसीलिए होता है कि जब तक आपको कोई नहीं चेक करेगा तब तक आप अच्छा शासन दे ही नहीं पाएंगे। अच्छे शासन के पीछे एक बात रखी गई है, चेक एंड बैलेंस। अपने अधिकारी को, अपने जो भी अधीनस्थ लोग हैं उनको खाली मत रहने दीजिए। मान लीजिए कि आप हैं अधिकारी, एक मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप अधिकारी हैं, आप अपने ऑफिस में गए, आपके ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा लगा, आपने देखा कि आपका बाबू पान खा रहा है बढ़िया। इधर उधर लोग, जो लोग हैं काम कर रहे हैं, उनको भी करा रहे आओ चलो यार। आपने देखा कि ये आदमी तो एकदम खाली है, अन्य लोगों को भी काम नहीं करने दे रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको बुलवाएंगे कि उनको बुलाओ फलाने बाबू को। आएंगे आपके सामने, मान ली उसका नाम जो चुन्नी लाल है, तो चुन्नी लाल आ जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई जो चुन्नी लाल, तुम क्यों पान खा के घूम रहे हो और यहां पे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो? एक काम आप पकड़ाएंगे कि ये वाला फाइल का काम जो है जल्दी से करके लाओ 3 घंटे में। और वो इतना बड़ा काम होगा कि वो 3 घंटे में नहीं होगा, 6 घंटे में होगा। ये काम है अधिकारी का। अधिकारी अगर अपने कर्मचारियों को नियोजित नहीं रखेगा तो देश की व्यवस्था बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। इसीलिए अधिकारी बना के आपको भेजा जाता है कि आप अधिकारी बन के जाइए तो अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा काम करके दिखाइए कि लोगों को महसूस हो कि कोई अधिकारी आया है। आप अपने ऑफिस बैठे रहेंगे तो नहीं महसूस होगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये इसलिए नहीं कि आप अपने लिए करें, इसलिए करिए कि इतने लोग इतने विश्वास से आपको यहां पर लेकर आए हैं, इसलिए करिए। तो यहां अशोक से भी सीख सकते हैं। लोग कहते इतिहास में है क्या सर? जब मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, लोग कहते ये तो एकदम ऐसा विषय है जिसमें बहुत मजा नहीं आती। अरे खूब मजा आती है, आपको सीखना पड़ेगा, अनुभव आप लेंगे। वो तो कैरेक्टर उतर के अपने आप ही बता रहे कि देखो मैंने ये किया। अशोक अपने आखिरी अभिलेख में एक बात कहता है, 14वें अभिलेख में, कि हमने बहुत सारी बातें और भी किया है, लेकिन ये जो अभिलेख लिखने वाले ये सब लिख नहीं पाए हैं, तो मुझको मत दोष देना। अशोक आखिरी अभिलेख में इस बात को कहता है कि मैंने और भी बहुत सारे काम किए जो अभिलेखों में नहीं लिखा गया। इसका मतलब यह नहीं मैंने केवल इतने ही काम किए जो अभिलेख में लिखा गया है, इसमें दोष मेरा नहीं है, जो लिखने वाला उसका दोष है। मतलब यह है कि वो अपने ऊपर एक भी दोष लेने को तैयार। उसने कहा कि अगर होगी गलती तो तुम्हारी गर्दन उतरेगी, अपनी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हम आराम भी कर रहे हो तब भी हमको बुला लो। ऐसा व्यक्ति जब राजा होगा, ऐसा व्यक्ति शासक होगा, तो उसकी सीमाएं तो हर जगह फैल जाएंगी। अशोक के सामने एक बार जो सीमावर्ती जातियों ने बोला, जो विद्रोह करने की बात कर दिया, अशोक ने हथियार रख दिया था। अशोक ने इस बात को भी कहा था कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और उसने बोला कि सीमावर्ती जातियों, आठविक जनजातियों, अशोक ने हथियार रखा भर है। जिस दिन मूड खराब हो जाएगा उस दिन फिर आ जाऊंगा वहीं। अपने आप विद्रोह शांत हो गया, अपने आप विद्रोह शांत हो गया, कोई विद्रोह करने वाला नहीं। आठविक जनजातियों में इतना ज्यादा भय, उनके अंदर बहुत खौफ पैदा कर दिया। आप हमेशा किसी को मारने जाएंगे तो कहेगा यार ये इनका एक ही काम है, हमको एक थप्पड़ मारते हैं। एक आध साल में एक बार गए यार है बड़े खतरनाक, आते हैं तो सीधे मारते हैं,
आती है मैडम तुरंत मारना शुरू कर देती है। आजकल लड़कियां खूब मार रही हैं, आईपीएस आप देखें, आईपीएस और जो डीएसपी हो वो मारना शुरू कर देती हैं, वो भी जानती इतने समय मौका मिला। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं भाई, जिसको अवसर मिल जाता है वो अपना हाथ साफ कर लेता है। आज देखिए दिल्ली में अभी एक जो घटना हुई कि एक कोई कोचिंग है वहां पे जो आग लग गई। तो ऐसा होता है, इसीलिए आप देखिए जो हमारा समय है ना वो हम नहीं जानते कब क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो अपने आप को ये सोच के चलिए कि आप बहुत अच्छा करने का प्रयास करिए, अपने आप को अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करिए, आप नियोजित करिए। तो यहां इस बात को समझ लिया आपने। अब कुछ लिखना चाहोगे लिख लो, और भी बता दें 11-12, ठीक है 11-12 भी देख लो भाई, 11-12 भी देख लीजिए भाई। 11-12 कौन कौन सा 11-12? 11 में यह कहा कि आप जो ब्राह्मणों को मत सताइए। 11वें अभिलेख में यह कहा कि आपको ब्राह्मणों को मत सताइएगा, अपने अधिकारियों को कहा जो ब्राह्मणों को मत सताएं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बताइए कि सर इस समय इतना समय खराब हो गया, हर आदमी ब्राह्मणों पे ही बोल रहा है। हमारे साथ अक्सर समस्या रही है कि राजपूत भी आ गए हमारे पास, ब्राह्मण भी आ गए हैं, सर बड़ी अभी तो मैंने कुछ आलोचना किया नहीं, अभी तो अब आलोचना करना स्टार्ट होगा मौर्योत्तर काल से। फिर आपको संभालना पड़ेगा। हमको संभालने के लिए फिर यह है कि हम निरपेक्ष होकर बताते हैं, अच्छा लगे तो ठीक और ना अच्छा लगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए ऐसी 2 प्रजातियां, एक तो शिक्षक और बुद्धिजीवी। ये लोग जो नियंत्रण नहीं मांगते, इनका प्रबंधन होता है। ये नियंत्रण नहीं है, अगर आप किसी शिक्षक को नियंत्रित कर देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। इस व्यवस्था में अगर आप देखेंगे कि जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। और जब बोलते हैं तो मुक्त होकर बोलते हैं। यही तो मुक्ति की बात है। अगर हम मुक्त नहीं होकर बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। कोई कह रहा है सर आप ब्राह्मण हैं, बहुत बढ़िया। अगर किसी को भाई, अगर हमारा कोई वर्ण नहीं है, हमारा वर्ण क्या है? शिक्षक हैं हम। और हमारा प्रयास यही होता है कि आपको एक अच्छी शिक्षा दिया जाए। आपके जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव आ जाए हमारे पढ़ाने से, तो मैं ये मानूंगा कि मेरी पढ़ाई सार्थक है ना। क्योंकि आप वैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो ठीक है। नहीं तो यहां पे तरीका तो वही है कि जो लूसेंट, फिर घटना चेक, मैसेज आता हम देखते रहते हैं उस पे, नहीं सर ये वाला एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप क्या पढ़ा रहे हैं। भाई आपके बोलने से क्या ही होता है ना। उद्धव का एक बड़ा अच्छा है, कहोत सुनाऊंगा आपको, एक बड़ा अच्छा है। उद्धव ने कहा एक बार जब गोपियों के पास गए उद्धव, तो गोपियों से एक बात उन्होंने खूब समझाया पहले गोपियों को कि तुम लोग जानती नहीं हो, शिक्षित हो, हमसे सीखो। देखो कृष्ण ने हमको अपना गुरु मना लिया है और तुम लोग मूर्ख हो, यहां कृष्ण 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 हमेशा चिल्लाती रहती हो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जो गोपियां कह रही हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। और अगली लाइन है इनका कि बंदगी तेरे बस की नहीं है। मतलब मानना पड़ेगा कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, आस्की इतनी सस्ती नहीं है। मतलब यहां पर सिर देकर ही सौदे होते हैं, आस्की इतनी सस्ती नहीं है। और ये जो प्रेम की बात है उद्धव, तो जो गोपियां हैं, अशिक्षित लोग भी अगर आप देखेंगे, अशिक्षित लोगों के अंदर भी बोध होता है। जितने लोग अधिक शिक्षित हैं, जो बहुत अच्छा पढ़े, वो उतना ही शोषण करना जानते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, जितने लोग अधिक बुद्धिजीवी हैं, वो उतना ही आम जनता का शोषण करते हैं। और जितने लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, वो उतने ही सरल होते हैं। इसीलिए इस बात को कहा गया, निर्मल जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कि जो निर्मल व्यक्ति है वो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ जाता है, और जो हमेशा छल छद में लगा रहता है कि तेरी टोपी मेरे सर, मेरी टोपी तेरे सर, फिर उसका काम खत्म हो जाता है। कुछ चीजें अच्छी होती हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं बड़ा अच्छा दिखता हूं, तो आईने के पास गया, कहा मैं कितना अच्छा दिखता हूं, ये आईना भी नहीं बोल रहा है, अपने को ही बोलना पड़ रहा है। तो अपने गुरु के पास गया कि कहा कि ऐसा है गुरुजी, मुझे थोड़ा अभिमान हो जाता है। तो पूछे भाई क्यों अभिमान होता है तुम्हें? क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूं। कहें इतना अच्छा ये आपको लग रहा है, हर व्यक्ति को ये लगता है मैं बहुत अच्छा हूं। ये बड़ी समस्या है। पहले ये मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर बड़ी समस्या है तो कुछ हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फ्रांस का एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, बहुत बड़ा संगीतज्ञ था फ्रांस का। उसका नाम था, अगर आप देखोगे उसका नाम मैं लिख के ले आया हूं आपके लिए, बेजलर। जो फ्रांस का बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, बेजलर। हां, इसके पास जब भी कोई जाता था तो ये कहता था कि यार मैं, क्या नाम है आपका? वे बता दे मेरा नाम XYZ है। अलग अलग नाम लोग बताते थे। तो कोई ये कहता था कि भाई कि हमें आपसे सीखना है, तो बेजलर बोलता था मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। लेकिन जैसे कोई ये बोल देता था कि मैं यहां से सीख के आया हूं, इस घराने से सीखा हूं, ये मुझे ये वाला आता है, तबला बजाने आता है, तो बेजलर कहे मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। तो वो बोलता था बेजलर कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। क्यों? कि यार कि तुमको सिखाने से पहले मुझे जो 2 महीने तक तुम्हारा ब्रेन वॉश करना पड़ेगा कि जो तुमने सीखा है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए जिसको कुछ सीखना है वो सीख सकता है, और जिसको नहीं सीखना है उसको भगवान भी नहीं सिखा सकता। ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ फ्रांस में। इसने अपने जो शिष्यों के यहां इसी तरह की बात रखी कि भाई हमारे पास आना है तो अपना जो पुराना रवैया है उसको छोड़ के आइए और नए तरीके से पढ़िए, तब आपको एक अच्छी शिक्षा मिल सकती। चलिए अगला अभिलेख कहां है? जो 12वां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 12वां अभिलेख जो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। 12वां अभिलेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। स्त्री महामात्र मतलब कि जो महिला महामात्र होंगी वो जाके देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी है और उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। हर प्रकार से उनके कल्याण के लिए ये पूरी व्यवस्था देखेंगी कि इनके कल्याण की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अशोक महिलाओं के कल्याण के लिए भी चिंतित रहा होगा। और इसकी बहुत सारी पत्नियां हैं अशोक की। एक पत्नी का नाम है कारुवाकी। कारुवाकी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब इसने युद्ध छोड़ा था, इसी ने बोला था कि कारुवाकी ने बोला था कि तुम युद्ध ना करो, लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे, लेकिन ये हो सकता है असर हो। और इसने एक अभिलेख भी लिखवाया था जिसको हम कहते हैं जो रानी का अभिलेख है ना, रानी का अभिलेख। कहां पे है? कौशाम्बी में। तो जो 12वां अभिलेख आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो महिलाओं के अधिकारों की बात की गई और यह कहा गया कि हर प्रकार के उनके विचारों का सम्मान किया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनके विचारों के सम्मान की बात की गई। इनके विचारों के सम्मान की बात की गई है। यहां पे विचारों के सम्मान की बात करता है। ठीक है, क्या क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, एक बार लिख लें। अब 13 जो कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है यहां पे 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। और इसमें बहुत ज्यादा जो हत्या करता है कि 1 लाख लोग मार दिए, फिर 1.5 लाख लोगों को वो लेकर आया पकड़ के, ये सारी चर्चा करता है। और ये कहता है कि मेरा हृदय बदल गया। इसी में ये
अपनी पूरी बात स्पष्ट करता है कि मेरे हृदय का परिवर्तन का कारण क्या है, जो हृदय का बदलाव क्यों हुआ। तो 13वें शिलालेख में आप देखते हैं वो अपने जो कलिंग युद्ध की चर्चा करता है। 14वें शिलालेख में आप देखेंगे वो ये कहता है जो अभिलेख लिख रहा है, जो अभिलेख लिख रहा है इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ किया है और उसने छोड़ दिया। जो अभिलेख लिख रहा है उससे अधिक मैंने किया है, उससे अधिक मैंने किया है। और जो नहीं लिखा गया है, जो नहीं लिखा गया है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जो अभिलेख लिखने वाले की है। अभिलेख लिखने वाले की है, अभिलेख लिखने वाले की है। इस बात को समझ पाए आप। अशोक ने कहा कि मैंने और भी बहुत काम किया है, ये अभिलेख लिखने वाले गड़बड़ कर दिए हैं सब, इनको नहीं पता, ये बहुत काम छोड़ दिए हैं। अब मैं हर जगह तो नहीं जाके पढ़ सकता हूं ना, मैंने बोल दिया लिख डालो सब। और अगर ये नहीं लिखे हैं तो आने वाली पीढ़ियां इस बात को ध्यान रखना कि मैंने और भी काम किया है, ये जो लिखा गया केवल उतने पे मैं नहीं हूं। ये अपने 14वें शिलालेख में अशोक कहता है। सातवां अब कुछ लिख लें, कुछ लिख लें, बहुत बढ़िया, आ जाइए। कुछ आया मजा आज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ के? ठीक है, चलिए बढ़िया। इसमें लिखिए अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख। 14 नहीं लिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा। क्या जो पूरा लिखवा दें? क्या पूरा लिखवा दें? जो मुझे महत्वपूर्ण लगेगा वो बात मान लो। आपको तो हर चीज महत्वपूर्ण लगेगी, ऐसे तो पूरा इतिहास ही खत्म नहीं होगा। चलो लिखो कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख, कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख। इसमें पहला शिलालेख लिखिए, छोटे में लिखते जाइए। पहला शिलालेख। इस शिलालेख में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इस शिलालेख में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा अशोक सभी मनुष्यों को, इसके अलावा अशोक सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताता है। इसके अलावा अशोक सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताता है, अपनी संतान बताता है। वहीं ब्रैकेट में लिख देना कि पशु बलि को भी रोक दिया था। पशु बलि, उसी जगह ब्रैकेट में लिख देना पशु बलि को भी रोक दिया था, पशु बलि को भी रोक दिया था। अगले शिलालेख पे आ जाइए, दूसरे पे। इस शिलालेख में अगला पॉइंट बनाते जाओ। इस शिलालेख में पशुओं की चिकित्सा की बात की गई है। अभी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी थी, तो फिर मौर्य काल में ऐसी क्यों हो गई? अभी नहीं, अभी थोड़े समय बाद ये चर्चा होगी। दूसरे शिलालेख में पशुओं की चिकित्सा की चर्चा की गई है। पशुओं की चिकित्सा की चर्चा की गई है। साथ ही
दक्षिण भारत के साथ ही दक्षिण भारत के साथ ही दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की चर्चा की गई है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की चर्चा की गई है। कौन कौन से? चेर, पांड्य, है ना, चेर, पांड्य, फिर सतीय पुत्र, चेर, पांड्य, चेर, पांड्य, फिर सतीय पुत्र, चेर, पांड्य, सतीय पुत्र आदि की चर्चा की गई है। आदि की चर्चा की गई है। चेर, पांड्य, सती पुत्र, जो केरल पुत्र, आदि की चर्चा की गई है। आदि की चर्चा की गई है। वहीं पे लिख देना चोल वंश की चर्चा नहीं, ऐसे बना देना चोल, उसके आगे ऐसे करके ऐसे कर देना, चोल वंश की चर्चा नहीं। कोई कह रहा है कि पूरी तरह से पशु बलि को नहीं रोका था एक दिन। अरे भाई, पूरी तरह से जो एक मोर मार रहा है, फिर हिरण मार रहा है, ये सब तो, लेकिन वो जो प्रयास कर रहा है इकट्ठे नहीं छोड़ेगा सब काम। अगला पॉइंट बनाइए, जो तीसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख। चोल की चर्चा नहीं है, चेर की चर्चा है। चोल की चर्चा नहीं है। अगला पॉइंट बनाइए। अशोक ने, हां, अगले अभिलेख में, जो तीसरे अभिलेख में लिख रहे हैं यहां, अगला पॉइंट बनाइए, तीसरा अभिलेख, इसमें लिखिए अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति किया है। अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति किया है। राजुक, युक्त, राजुक, युक्त और प्रादेशिक। इसमें राजुक, युक्त और प्रादेशिक। इन अधिकारियों को धर्म प्रचार का काम दिया गया था। इन अधिकारियों को धर्म प्रचार का काम दिया गया था। धर्म प्रचार का काम दिया गया था। धर्म प्रचार का काम दिया गया था। अगला पॉइंट, अगला अभिलेख, चौथा अभिलेख। एक लाइन में लिख दीजिए, चौथा अभिलेख में एक लाइन में लिख दीजिए। इस अभिलेख में अशोक ने भेरी घोष को छोड़कर, इस अभिलेख में अशोक ने भेरी घोष को छोड़कर, भेरी घोष मतलब जो युद्ध का घोष, भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष की नीति की चर्चा की है। धम्म घोष की नीति की, धम्म घोष की नीति की चर्चा की है, कि नीति की चर्चा की है। हो गया? अगला पॉइंट बनाइए। 5वां हो गया ना, 5वां आएगा, 5वां शिलालेख। अगले पॉइंट बनाइए, 5वां शिलालेख। इस शिलालेख में धम्म महामात्र, इस शिलालेख में धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की चर्चा है। इस शिलालेख में धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की चर्चा है।
जो लोगों के धार्मिक जीवन को प्रबंधित करता था, जो लोगों के धार्मिक जीवन को प्रबंधित करता था, मैनेज करता था कि वर्ण व्यवस्था कैसी चल रही है, जो राज्य कैसे चल रहा है, यह प्रबंधित करता था। मुस्कुराने की कोई तो वजह होगी। मुस्कुराते हैं आप लोग तो मुझे लगता है कोई वजह होगी, अगल बगल कोई वजह बनी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। छठा शिलालेख, छठा शिलालेख, अगला पॉइंट बनाओ। छठा शिलालेख। इस अभिलेख में छठा शिलालेख, इस अभिलेख में अशोक अपने अधिकारियों को कहता है, इस अभिलेख में अशोक अपने अधिकारियों को कहता है, अपने अधिकारियों को कहता है, जन कल्याण के मामले में, अपने अधिकारियों को कहता है, जन कल्याण के मामले में कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझसे मिल सकता है। जन कल्याण के मामले में कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझसे मिल सकता है, मतलब रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, कभी भी मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझसे मिल सकता है। उसी जगह ब्रैकेट में लिखिएगा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा भी दी गई है यहां। आत्मनियंत्रण की भी शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की भी शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की भी कुछ जो शिक्षा दी गई है। ठीक है, आप लोग को लिखने से फुर्सत नहीं, आप लोग लिख भी लेते हैं, इस पे मैसेज भी कर देते हैं तड़ातड़। ये क्या सिस्टम है? यहां व्यक्ति जो इसी से नहीं पार पा रहा है, जो लिखने पढ़ने से, आप लोग यहां पे पूरा इसी में लिखते भी रहते हैं। अच्छा, लिखता नहीं? अच्छा, ये पता नहीं हमको। हमें नहीं पता है कि जो हकीकत जन्नत की क्या है। अच्छा, ये मामला है। तो कहां तक हो गया था? 6 हो गया था, 6 तक। ठीक, अगला बनाइए, 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख, सातवां शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक, जो 7वां शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक सभी धर्मों के, इस शिलालेख में अशोक सभी धर्मों की आपसी मेल जोल की बात करता है। इस शिलालेख में अशोक सभी धर्मों की आपसी समन्वय की बात करता है। आपसी समन्वय या मेल जोल की बात करता है। ठीक है, मेल जोल की बात करता है। यह शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। यह शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। यह शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। अगला पॉइंट, 8वां शिलालेख।
ऑनलाइन लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ऑनलाइन में लिखते हैं एकदम बहुत अच्छा करते हैं, आप लोग को पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा है, जो लिखते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं लिखते उनके लिए मैंने बोला कि जो नहीं लिखते। भावुक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ लोग भावुक हो जाते हैं रह रह के, भावना में नहीं जाना है। अगला पॉइंट बनाओ, 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख, इस शिलालेख में 8वां शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक धम्म यात्रा की चर्चा करता है। इस शिलालेख में अशोक धम्म यात्रा की चर्चा करता है। जैसे अपने राज्य अभिषेक के, जैसे अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष वह गया, जैसे अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष वह गया और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया। जैसे अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष वह गया और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया। इसकी सूचना देता 8वें शिलालेख में, और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। और जब लुम्बिनी गया तो वहां का पूरा टैक्स माफ कर दिया, 1/8 कर दिया, ठीक है ना। वो भी रोमनदेही अभिलेख में भी इसकी सूचना देता है। अगर आप देखेंगे कि रोमनदेही अभिलेख में भी इसकी सूचना देता है कि मैं जो तथागत बुद्ध की जन्मभूमि पर गया और वहां जाकर मैंने जो शाक्य मुनि के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए वहां का टैक्स घटा दिया, इसकी सूचना देता है वो, है ना। अगला पॉइंट बनाइए, कहां गए, जो 9वें शिलालेख पे, 9वें शिलालेख में लिखिए। इस शिलालेख में अशोक, इस शिलालेख में अशोक आडंबरपूर्ण त्योहारों पर, इस शिलालेख में अशोक आडंबरपूर्ण त्योहारों पर, इस शिलालेख में अशोक आडंबरपूर्ण त्योहारों पर रोक लगाने की बात करता है। आडंबरपूर्ण त्योहारों पर आडंबरपूर्ण त्योहारों पर रोक लगाने की बात करता है और सच्चे शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट का उल्लेख करता है। सच्चे शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट, इसका मतलब क्या है, अच्छे उपहार, अच्छे तरीके से जीवन जिए, एक दूसरे को जो संतुष्ट करिए, आडंबरपूर्ण जो त्योहार उनको मत मनाइए, है ना। उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी झांकियां निकलती थी अशोक के समय में, जिसमें लोगों को ऐसी झांकियां दिखाई जाती थी कि आप चले जाएंगे स्वर्ग। ऐसी झांकियों को अशोक ने रुकवा दिया कि यहां पे कोई स्वर्ग नहीं है, जो स्वर्ग है यहीं पे मिलेगा। अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं हमको स्वर्ग मिलेगा। कुछ लोग अपने, आप देखेंगे कि यहां इस दुनिया का बहुत अलग नियम है। कुछ लोग जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक तो किसी के लिए कल्याण की बात नहीं करते, और जब आखिरी समय आता है तो कहते हैं कि भाई बड़ा कल्याण होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। आपने अपने जीवन में तो कभी किया नहीं, आखिरी समय में आपके पास इतनी सद्बुद्धि कहां से आ गई। तो जब अपने ऊपर आती है तब लोगों को सद्बुद्धि आ जाती है। इसीलिए जब तक आपके पास है शक्ति तब तक दूसरे के लिए आप अच्छा करने का प्रयास करिए, यही शिक्षा का नैतिक मूल्य है। इसीलिए इथिक्स का पेपर यूपीएससी में जोड़ा गया। इथिक्स का पेपर जोड़ने के पीछे केवल यही मानसिकता, हो सकता है आपके बिहार में भी आ जाए इथिक्स, आना चाहिए। मैं तो कहता हूं इथिक्स यहां जरूर आ जाए। अगर यहां इथिक्स आ जाएगा तो कुछ हो जाए, इथिक्स आप पढ़ लें। नहीं, निबंध तो है ही है, लेकिन इथिक्स भी आ जाए क्या बुरा, अच्छा है। नहीं आना चाहिए। अच्छा बताओ कितने लोग कह रहे हैं जो नहीं आना चाहिए।
महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन पढ़ना, अरविंद का दर्शन पढ़ना, इसी बहाने थोड़ा दर्शन नहीं पढ़ लोगे? नहीं पढ़ लोगे? अच्छा है, बहुत बढ़िया है पढ़ने के लिए। हमारे दिमाग को जितना ही अच्छी चीजें मिले उतना ही बेहतर है। खूब मंडूक रहने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर निकलना है। कहां पहुंच गए? हो गया। अब किस पे आ गए? 11 10 पे। चलिए ठीक है, 10वें शिलालेख आ जाइए। जो 10वें शिलालेख में, इस शिलालेख में अशोक के द्वारा, इस शिलालेख में अशोक के द्वारा राज्य के अधिकारियों को, इस शिलालेख में अशोक के द्वारा राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है, इस शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को अशोक ने आदेश दिया है। इस शिलालेख में अशोक ने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया है, आदेश दिया है कि अधिकारी हमेशा आम जनता के हित के बारे में सोचें। अधिकारी हमेशा आम जनता के हित के बारे में सोचें। अधिकारी हमेशा आम जनता के हित के बारे में सोचे। ठीक है, अगला शिलालेख 11 में बस ऐसे लिख दीजिए कि ब्राह्मणों को न सताएं। 11 में लिख दीजिए ब्राह्मणों को न सताएं। इसने कहा कि ब्राह्मणों को न सताएं। अगले पे आ जाइए, जो 12वें शिलालेख पर। 11वें में क्या है? हमारे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। आ जाइए 12वें पे। इस अभिलेख में इंपॉर्टेंट भी है, आज के समय महिलाओं पे बहुत ज्यादा बात आ रही है, तो यहीं पे इसको नोट कर दीजिए। इस अभिलेख में महिलाओं के लिए, इस अभिलेख में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, इस अभिलेख में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री महामात्य नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। स्त्री महामात्य नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। स्त्री महामात्य नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। अगला अभिलेख 13वां, इसमें एक लाइन लिख दीजिए। इस अभिलेख में कलिंग युद्ध के विनाश, इस अभिलेख में कलिंग युद्ध के, इस अभिलेख में कलिंग युद्ध के विनाश की चर्चा है। जो विनाश हुआ था वहां पे कलिंग युद्ध के विनाश की चर्चा है, जिसके पश्चात अशोक का हृदय बदल गया। 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 क्यों नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, लिख रखे हैं पहले से। अच्छा ठीक है, तो बताओ 14वें शिलालेख में क्या है? बताओ।
14वें शिलालेख में बहुत अच्छा, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़े। 14वां भी एक लाइन लिख दो भाई, एक लाइन लिख दो 14वें शिलालेख पे, एक लाइन लिख दो जिसको लिखना है। इस अभिलेख में ऐसे लिख दीजिए, इस शिलालेख में, 14वें शिलालेख में लिख रहे, इस शिलालेख में अशोक ने कहा है, इस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे द्वारा, इस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे द्वारा और भी बहुत से काम किए गए हैं, मेरे द्वारा और भी बहुत से काम किए गए हैं, किंतु अगर ये काम अभिलेखों में नहीं लिखे गए हैं, किंतु अगर ये काम अभिलेखों में नहीं लिखे गए हैं, तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, मेरा दोष नहीं। इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, मेरा दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। मुझे दोष मत देना है दुनिया वालों, मेरा कोई दोष नहीं है। अशोक ने बहुत बढ़िया यहां समझाया कि मेरा दोष मत देना। ये अधिकारी मक्कार होते हैं, शुरुआत से मैं जानता हूं, क्योंकि वो तक्षशिला गया था तो उस समय भी आपको याद होगा कि तक्षशिला में भी आम जनता ने यही बताया था कि आपसे समस्या नहीं, आपके पिता से। जो बिंदुसार से समस्या नहीं, अधिकारी मक्कार है। अधिकारियों के साथ बड़ी समस्या, जब तक नहीं होते तब तक तो ये ठीक होते हैं, और जैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, शिलालेख और अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभी मतलब होता है कि जो पत्थर पर लिखा जाए, जो शिलालेख का मतलब होता है कि जो शिला पे, एक ही बात है, अभिलेख शिलालेख में कोई अंतर नहीं। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख पे भी थोड़ा सा आ जाए, थोड़ी बात कर लें। अब छुट्टी, कितने लोग छुट्टी चाहते? हाथ उठा। चलो अच्छा, छुट्टी, चल आराम से, आराम से, आराम, बिल्कुल धीरे जाओ, आराम से जाओ।